प्रणाम दादी। अध्याय 3 पथ प्रदर्शक शामन और दादा दादी और नाना नानी। अपने दादा के साथ किसी दुकान पर जाकर कैंडी खरीदना। दादी जिस डोंगे में केक बना रही है उसमें से मिश्रण को चाटना, या फिर जैसा कि मेरे 3 साल की पोती करती है, वो मेरी गोद में सिमटकर रात को आसमान निहारती है। दादा दादी व नाना नानी और नाती पोते के बीच एक ऐसा नाता होता है जो रोज़मर्रा की ऐसी छोटी मोटी बातों को भी यादगार बना देता है। अपनेपन से भरी उनकी इस निकटता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वाभाविक रूप से वेग प्रसारित होता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि नाना नानी, दादा दादी और उनके नाती पोतों का यह संबंध इतना खास क्यों प्रतीत होता है। क्या ये पारिवारिक स्नेह है या इसके पीछे कोई और राज है? इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई है, पर मैं अमेरिकी कॉमेडियन व लेखक स्वर्गीय सैम लेविनसन की बात से सहमत हूँ। नाना नानी व दादा दादी और उनके नाते पोतों के बीच इतना अपनापन इसलिए होता है क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है। हाँ, मजाक की बात को छोड़ दे तो मानव विज्ञानियों के अनुसार दादा दादी और उनके नाती पोतों के बीच यह संबंध हजारों वर्ष से चला आ रहा है। जब हम शिकार करते थे व कंदमूल जमा किया करते थे, उस समय जब बच्चे अपने माता पिता से अलग रहने लायक हो जाते थे तो दादा दादी, खास तौर पर दादियाँ ही बच्चों की देखरेख करती। जब पिता शिकार करने जाते और भोजन की तलाश में निकले होते, तब दादी नानी बच्चों को सिखाती कि उन्हें जल के स्रोत कैसे खोजने चाहिए, आग कैसे जलानी है या शिकार कैसे करना है। खास तौर पर वे उन्हें सिखाती कि खुद को कैसे जीवित रखना है। मानव विज्ञानियों का मानना है कि हमारे दादा दादी की ओर से मिली देख रेख और पोषण ही उन कारणों में से एक है जिससे मनुष्य की प्रजाति आज जीवित है, जबकि हम में से कहीं बड़ी और शक्तिशाली प्रजातियों का नामो निशान तक ही बचा। हजारों साल पहले जब हम शिकारी और कंदमूल जमा करने वाले हुआ करते थे, तब से चले आ रहे दादा दादी और उनके नाती पोतों के बीच इस संबंध को क्या खास बनाता है। अब उस दौर को पीछे छोड़कर हम आज के शहरी समाज की ओर आते हैं। घने जंगलों और सवाना जैसे घास के मैदानों की जगह अपार्टमेंट और बंगलों ने ले ली और माता पिता सीमेंट के जंगलों और सर्वर फार्म की खोज में निकल पड़े। दादा दादी वही काम करते रहे जो वे पहले से करते आ रहे थे। वे बच्चों को जीवन कौशल सिखाते रहे, भले ही बच्चों ने उनके साथ कितना भी कम समय क्यों न बिताया हो, उन्हें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। मानो दादा दादी और उनके नाती पोते आपस में ऐसे आपसी बंधन में बंधे हुए थे, हार्ड वाइर्ड थे कि दादा दादी ज्ञान बांटते और बच्चे उसे झट से आत्मसात कर लेते। इस हार्ड वायरिंग की बदौलत पीढ़ीगत विवेक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता जाता है। खाना बनाना, बुनाई, बोलने और पढ़ने जैसे बुनियादी कौशल के अलावा इस पीढ़ीगत विवेक ने विनय, करुणा और उदारता जैसे सद्गुण भी दिए हैं। ये सारी बातें पीढ़ीगत विवेक के अंतर्गत आती है। एक परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग, खास तौर पर दादा दादी, पीढ़ीगत विवेक को आगे ले जाने का काम संभालते हैं। यही कारण है कि मैं अपने बुजुर्गों को जीते जागते विवेक सेतु कहता हूँ। इस विवेक सेतु को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक सेतु क्या होता है। सरल शब्दों में सेतु एक तरह का जुड़ाव है, जहाँ कभी एक
फासला हुआ करता था। यह एक ऐसा मार्ग बनाता है जहाँ पहले कुछ भी नहीं था। नॉर्स देवताओं ने 9 लोकों को आपस में जोड़ने के लिए विप्राष्ट इंद्रधनुष से बना हुआ जादुई सेतु बनाया। भगवान राम ने वह सेतु बनाया जो आज भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। जहाँ तक हम जैसे आम इंसानों की बात है तो हम भी सेतु के निर्माण करता है। दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाने के लिए हम उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का सेतु बनाते हैं। हम विचारों के प्रवाह के लिए सजगता का सेतु बनाते हैं। वेग का हस्तांतरण करने के लिए हम वेग का सेतु बनाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग समाज के जीते जागते वेग सेतु स्वरूप है। बुजुर्गों से आत्मीय संपर्क बच्चों को इस लायक बनाता है कि वे उनके विवेक को सहज भाव से ग्रहण कर सके। जैसे किसी बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। दयालु बनो, प्रेम से बोलो, दूसरों के बारे में राय कायम मत करो आदि। लेकिन जब बच्चा अपने दादा दादी को दूसरों के साथ दयालुता का बर्ताव करते देखता है, उनकी आवाज़ में छिपी कोमलता को महसूस करता है और उनके शांत स्वभाव को देखता है, तब वह विवेक सीधा बच्चे के हृदय में प्रवाहित होता है। माता पिता भी यह सब सिखा सकते हैं, लेकिन वे बहुत व्यस्त हैं। दादा दादी के पास समय है और उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। यदि आप भी माता या पिता हैं तो आप जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग आपके बच्चों के चेहरे पर कैसी मुस्कान ला सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके बच्चों के दिलों में अपने दादा दादी के लिए एक खास जगह है। जिन समाजों में पीढ़ियाँ आपस में बहुत निकट होती है, वहाँ विवेक का हस्तांतरण सहज ही हो जाता है। और तब क्या होता है, जब पीढ़ियों के बीच संपर्क नहीं रहता, आप अपने बनाए छोटे टापुओं में रहते हैं। आप न केवल विवेक बल्कि एक दूसरे से भी कट जाते हैं। समय के साथ हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से भी ज़्यादा अलग थलग महसूस करने लगती है। अब ये सदियों के बाद जब भावी मानवता हमारे समाजों का अध्ययन करेगी तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे जान पाएंगे कि हमने विवेक को धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है, या फिर वे हमारा अध्ययन इसलिए करेंगे कि वे जान पाए कि उन्हें क्या नहीं करना है? अब से सदियों के बाद जब भावी मानवता हमारे आधुनिक समाज का अध्ययन करेगी तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या वे जान पाएंगे कि हमने विवेक रूपी धरोहर को संभाल कर रखा था? आइए मैं आपको 2 प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ जो पीढ़ीगत विवेक का महत्व समझने में आपकी मदद करेगी। सशक्त विवेक सेतुओं की बदौलत सदियों तक ये संस्कृतियाँ फलती फूलती रही, लेकिन आज विवेक सेतुओं के धराशायी होने के कारण ये संस्कृतियाँ समाप्त हो रही है। 2 प्राचीन संस्कृतियों और पीढ़ीगत विवेक से जुड़े पाठ। इतिहास की किताबों से हमें फर्डिनेंड मैगेलन और जेम्स कुक जैसे खोजकर्ताओं की यात्राओं और पैसिफिक महासागर में उनके द्वारा खोजे गए नए द्वीपों का पता चलता है। उनके संघर्ष, जीत, विजय, बगावत और उनके साथ आने वाले रोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हमने एक पहलू के बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ा, वह ये कि जब खोजकर्ता पैसिफिक द्वीपों पर गए तो वे कितने आश्चर्यचकित हुए। पैसिफिक द्वीप हजारों मीलों की दूरी पर थे और खोजकर्ताओं को लगा कि वह कोई आबादी नहीं होगी। इसके विपरीत उन्होंने पाया कि हर द्वीप पर एक जैसी संस्कृति और नैतिक मूल्य वाले लोगों की सभ्यता पनप रही थी। यह बात और भी
हैरत अंगेज करने वाली थी, क्योंकि उस जगह पर कोई नौसेना या पानी में तैरने वाले ऐसे परिष्कृत साधन नहीं थे जिनके माध्यम से यह संप्रेषण संभव हो पाता। कैप्टन कुक 1778 में हुई अपनी तीसरी और अंतिम यात्रा के दौरान अपनी डायरी में लिखा, हम इस विशाल महासागर पर खुद ब खुद विस्तार पा रहे हैं। देश के बारे में कैसे स्पष्टीकरण देंगे? कैप्टन कुक जिस विस्तार की बात कर रहे हैं, आपको उसका अंदाज़ा देने के लिए बताना चाहूँगा कि वे पोलिनेशियन ट्राइएंगल की बात कर रहे थे। दक्षिण पैसिफिक महासागर में पोलिनेशियन ट्राइएंगल 1 करोड़ वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नज़रिए से यूरोप और यूएस को एक साथ मिलाकर देखें तो उनका क्षेत्रफल 80 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में है। कैप्टन कुक यह कल्पना नहीं कर सके कि जिस देश में कोई जहाजी बेड़े भी नहीं थे, उस जगह हजारों मील की दूरी पर बसे अलग अलग द्वीपों पर एक देश कैसे फल फूल रहा था। आज वैज्ञानिक सबूतों की बदौलत हमें पता चलता है कि पोलिनेशियाई लोग जहाजी विदा में माहिर थे। यूरोपियन खोजकर्ताओं के खोज पर निकलने से सदियों पहले से पूर्वी इंडोनेशिया और फिलीपींस के खोजकर्ता पोलिनेशिया में जा बसे थे। वे अपनी छोटी नौकाओं में बैठकर यात्रा करते। उनके पास कोई विशेष उपकरण नहीं थे, यहाँ तक कि दिशा सूचक तक नहीं था। फिर भी उन्होंने यूरोपियन लोगों द्वारा समुद्रों को पार करने से सदियों पहले यह काम कर लिया था। उन खोजकर्ताओं की प्रतिभा पीढ़ीगत विवेक की देन थी। विवेक के ये सेतु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैले थे, जिन्होंने नौका चालक का ज्ञान हस्तांतरित किया। दादा दादी व नाना नानी और नाते पोते विवेक के इस सेतु पर एक साथ चले। बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को मछलियाँ पकड़ना सिखाते हुए उन्हें सागर की लहरों और प्रवाह के बारे में बताया। वे कौड़ियों से सूर्य घड़ी बनाते हुए तारों और नक्षत्रों की गति का वर्णन करने वाले गीत गाते। जब वे सागर किनारे लेटकर बादलों को देखते तो दादा दादी सिखाते कि 3 दिन पहले ही बादलों को देखकर आने वाले तूफान का अनुमान कैसे लगाया जा सकता था। वे बादल हाल ही में दिखने वाले बादलों की बजाय फूलों जैसे दिखते। पथ प्रदर्शकों की एक मौखिक परंपरा थी और उनकी संस्कृति को पनपने के लिए पीढ़ीगत संपर्क का होना जरूरी था। पीढ़ीगत संपर्क के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रमुख मल्लाहों की थी, जिन्हें पालू भी कहते थे। पालू लोग गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्गों में से थे और लोगों को दिशा दिखाना व उनका मार्गदर्शन करना उनकी जिम्मेदारी थी। पालू के लिए सागर उनके ही अस्तित्व के विस्तार की तरह था। छोटी डोंगी खेते हुए नौका से टकराती अटखेलियाँ करती लहरों को देखकर ही वे कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपों का पता लगा लेते। किसी यात्रा के बीच अक्सर पालू नौका के तल पर लेट जाते। वैसे ऐसा भरी दोपहरी में आराम की झपकी लेने के लिए नहीं करते, बल्कि वे अपने शरीर से टकराने वाली लहरों के स्पंदनों को महसूस करने के लिए करते थे और इस तरह उन्हें समुद्री लहरों की धारा को समझने में मदद मिलती। बादलों की बनावट में थोड़ा सा भी बदलाव देखते ही वे 3 दिन पहले ही आने वाले तूफान की सूचना दे देते थे। हम में से अधिकतर लोगों के लिए थोड़े से फ़ोन नंबर तक याद रखना मुश्किल होता है, पर एक पालू के लिए अगर वह आपको वहाँ कहीं मिले, आज भी सैकड़ों सितारों के नाम और आकाश में उनकी गति याद रखना आसान होगा।
पथ प्रदर्शकों की तरह एक और संस्कृति में भी मौखिक परंपरा रही। उनमें मिलने के लिए हमें पृथ्वी के फेफड़े कहलाने वाले अमेजन के ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जंगलों की ओर जाना होगा। वहाँ पेड़ों के झुरमुट बहुत घने होते हैं और वहाँ की धरती पर अंधेरा ही छाया रहता है। उन घने जंगलों के बीच न प्रतीत होने वाले चिकित्सीय औजार रहते हैं। अमेजन के सामन में वे लंबे समय से सादे बुखार से लेकर बेल्स पाल्सी जैसे लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। वे अमेजन जंगलों के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान मार्क लाटकिन ने अपना जीवन वर्षों वनों के संरक्षण में समर्पित कर दिया था। अक्टूबर 2014 के अपने लोकप्रिय टेड टॉक में मार्क ने एक सामान्य से अपनी भेंट के भविष्य में कुछ ये बताया। आज से 4 साल पहले चढ़ाई करते हुए एक दुर्घटना में मेरा पैर जख्मी हो गया और मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरे पैर की गर्म और ठंडी सिकाई की। इसके अलावा एस्पिरिन, नारकोटिक, दर्द निवारक दवा, एंटी इन्फ्लामेटरी और कोर्टिसन के इंजेक्शन दिए। कुछ भी काम नहीं आया। कई महीने बाद मैं उत्तर पूर्व अमेजन में था। वहाँ एक गांव में गया और उनके शामन ने कहा, तुम लड़खड़ा रहे हो और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक इस बात को भूल नहीं सकता। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और बोला, अपने जूते उतारो और मुझे अपना चाकू दो। फिर वह एक ताड़ के पेड़ के पास गया और एक फर्न काटकर ले लाया। उसने उसे आग में गर्म करके मेरे पैर पर लगा दिया। फिर उस फर्न को गर्म पानी में मिलाकर उसका काढ़ा पीने को दिया। रात 7 महीने तक दर्द गायब हो गया। जब दोबारा दर्द हुआ तो मेरे फिर से उसके पास गया। उसने वहीं इलाज किया और अब पिछले 3 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना इलाज किससे करवाना चाहेंगे? उद्योग के आंकड़ों के अनुसार किसी नई दवा को विकसित करने में $2.6 अरब और औसतन 14 साल का समय लगता है। किसी नई दवा की खोज करते हुए असफलता की दर 95% तक होती है। तो फिर टीवी पर ऐसे सामनों के विशेष कार्यक्रम क्यों नहीं दिखाए जाते? या सिलिकॉन वैली के उद्यमी दशकों पुराने विवेक को प्राप्त करने के लिए शोर क्यों नहीं मचाते? क्योंकि कभी समुद्र रूप से पनप चुकी ये संस्कृतियाँ अब विलुप्त जनजाति तक सीमित रह गई है। जिन संस्कृतियों में सागर और वृक्षों की पूजा होती थी, वे उन संस्कृतियों के हाथों पकड़कर कहीं खो गई, जिन्होंने सागर और प्रदूषित किया और वृक्षों को अपनी कुल्हाड़ियों से काट दिया। अगर कोई जनजाति समाप्त हो जाती है तो इससे फर्क क्यों पड़ता है? अगर हमारे पास ये सामन और पथ प्रदर्शक नहीं रहे तो हमारा क्या नुकसान होगा? जब कोई पथ प्रदर्शक नहीं रहता या किसी सामन की मृत्यु हो जाती तो मानो एक पुस्तकालय जलकर राख हो जाता। सदियों से दूसरी पीढ़ियों को दिया जाने वाला ज्ञान और विवेक एक पल में ओझल हो जाता है। हम सभी संस्कृतियों के बीच विवेक के ओझल होने की गवाह है, जो हम सब अपना असर डाल रहा है। जब विवेक को देते हैं तो इंसानी तरक्की वहीं रुक जाती है। बात चाहे कई बार कही गई है पर आज भी उपयोगी है। पहिए की खोज फिर से मत करो। जब हम विवेक खो देते हैं तो हम उसी पहियों को बार बार खोज रहे होते हैं। जिन समस्याओं को पहले हल कर लिया गया था उन्हें एक बार फिर से हल करना होगा। पीढ़ीगत विवेक से आपके परिवार को प्रभावित करने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों को पथ प्रदर्शक या सामन बनने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पैसिफिक द्वीपों और अमेज़न की घुमावदार यात्रा दिखाती है। जिन समस्याओं का सामना हम आज कर रहे हैं, हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने भी उन समस्याओं का सामना किया था। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों के पास ऐसे जीवन कौशल और शिक्षाएं हैं जो आपके परिवार के फलने फूलने में मदद करेगी। भले ही उनके पास सारे जवाब ना हो, पर आप